ये मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ की फुल यूनिट का पार्ट सेकंड। इसमें डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन से हैं? जैसे कि डिनायल, जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट ही मत करो, तो डिनायल है। डिनायल इज द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट रियलिटी, मतलब खुद को बचाने की ये एक टेक्निक है कि जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट ही मत करो, तो ये डिनायल मोड है। इन डिनायल मोड वी रिफ्यूज टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम। देखो देख, प्रॉब्लम तो है बट तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। डिनायल में प्रिवेंट एंजाइटी इन द शॉर्ट टर्म। देखो शॉर्ट टर्म में तो ये ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस ही बढ़ाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम तो एक्चुअल में है, तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, तो ये डिनायल है। खुद की ईगो को बचाने के लिए, खुद को मेंटली थोड़ा फ्री रखने के लिए कुछ टाइम के लिए ही ये मुमकिन होता है। नेक्स्ट जो डिफेंस टेक्निक है वो है रिप्रेशन। इसमें ये अनकॉन्शियसली होता है, ब्लॉकिंग ऑफ थॉट और मेमोरीज टू रिड्यूस एंजाइटी। एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए अनकॉन्शियसली एफर्ट किए जाते हैं, मतलब हमारा दिमाग खुद ही ये काम करता है कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें टेंशन में डालेंगे उन्हें थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करता है। दिस डिफेंस मैकेनिज्म इज अनइंटेंशनल, ये जानबूझ के नहीं किया जाता, अनइंटेंशनली किया जाता है। द पर्सन हैज़ लिटिल कंट्रोल ओवर द प्रोसेस, पर्सन का जो कंट्रोल है प्रोसेस के ऊपर कम ही है। नेक्स्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो है डिस्प्लेसमेंट। इन दिस मेथड रीडायरेक्टिंग इमोशंस फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू ए लेस थ्रेटनिंग वन, मतलब जो ज़्यादा जहाँ नुकसान हो रहा है वहाँ से जहाँ कम नुकसान हो रहा है वहाँ शिफ्ट हो जाओ। तो डिस्प्लेसमेंट कर दें हमने अपनी एंजाइटी को। जैसे कि बॉस से डांट पड़ी है, तो बॉस को तो उल्टा डांट नहीं सकते, किसी अपने को डांट दो, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इन दिस मेथड रीडायरेक्टिंग इमोशंस फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स से रीडायरेक्ट कर दिया टू द लेस थ्रेटनिंग वन। दिस मेथड टेंड टू कॉज न्यू प्रॉब्लम्स बाय इन्वॉल्विंग अदर पीपल। देखो आपने जो रीडायरेक्ट किया है दूसरे के ऊपर, तो अपनी नई दिक्कत शुरू कर ली है। ए पर्सन गेट एंग्री एट देयर पोस्ट बट डिस्प्लेस देयर एंगर ऑन देयर स्पाउस या फैमिली। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब जो ओरिजिनल सोर्स है वहाँ उसे तो आपने हटा दिया, उसने दूसरी जगह गुस्सा उतार दिया, तो आपने एक नई दिक्कत अपने लिए खड़ी कर ली। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, मतलब दिमाग लगाओ सिचुएशन में। इंटेलेक्चुअलाइजेशन इज अवॉइडिंग फीलिंग्स इन एन इमोशनल सिचुएशन। इमोशनल सिचुएशन जो है उसमें से फीलिंग को अवॉइड करने के लिए दिमाग का लगाओ, लॉजिक लगाओ, क्योंकि इमोशन से बाहरी हो रहे हैं, हावी हो रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए लॉजिक लगाओ, तो ये हो गया इंटेलेक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट है सप्रेशन। सप्रेशन ये है कि ये जानबूझ के किया जाता है। सप्रेशन इज द कॉन्शियस ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लेजेंट थॉट और मेमोरीज, मतलब जो बेकार थॉट है या स्ट्रेस देने वाले थॉट है उन्हें सप्रेस किया जाता है। ए पर्सन सप्रेसिंग डिसाइड्स नॉट टू थिंक अबाउट डिस्टर्बिंग कॉन्सेप्ट टू अवॉइड फीलिंग ऑफ एंजाइटी और गिल्ट। जो डिस्टर्बिंग कॉन्सेप्ट या थॉट है या फीलिंग है उन्हें अवॉइड करना या उन्हें सप्रेस करना, खुद को गिल्ट से बचाने के लिए या एंजाइटी से दूर रखने के लिए। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। पर्सनल एडजस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड हिज इन्वायरमेंट, मतलब आप कैसे रह रहे हो, जो पर्सनल एडजस्टमेंट है। इट अप्लाइज एनर्जी एंड एफर्ट टू अकोमोडेट परफेक्टली। देखो हर चीज़ में एनर्जी लगती है और एफर्ट भी लगता है। एडजस्टमेंट इज हाईली सेलेक्टिव एंड स्पेशलाइज्ड प्रोसेस। हर कोई इंसान अपने डिफरेंट तरीके से एडजस्ट करता है। पर्सनल एडजस्टमेंट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी। पर्सनल एडजस्टमेंट इंडिविजुअल की एबिलिटी है किस चीज़ में, टू अडॉप्ट करना एंड कोप, मतलब उस चीज़ से बाहर आना विद वेरियस लाइफ सिचुएशंस। पर्सनल एडजस्टमेंट एक इंडिविजुअल की एबिलिटी है वेरियस जो सिचुएशन है लाइफ के उससे बाहर आना, चैलेंजेस जो है उनसे जीतना, एंड चेंज इन ए वे दैट प्रमोट वेलबींग एंड साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। मतलब हमें पर्सनल लेवल पर एडजस्टमेंट ऐसे करना है कि हम सिचुएशन लाइफ के सिचुएशन में अच्छे से रह सकें, जिससे हमारी वेलबींग भी प्रमोट हो और साइकोलॉजिकली भी हम स्टेबल फॉर्म में रह सकें। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वेल एडजस्टेड पर्सन के? दे हैव एबिलिटी टू कोप विद लाइफ चैलेंजेस इन ए हेल्दी मैनर। देखो हर दिन डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज आते ही रहेंगे,
तो वो इतना एबल है कि जो लाइफ की दिक्कत है उनसे वो कोप अप कर सके। अवेयर ऑफ वंस स्ट्रेंथ, ओन्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, खुद की स्ट्रेंथ पता है, उसे वीकनेस पता है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की वो जो ऐसी दुनिया है वैसा ही सोचता है, हवाबाजी में नहीं रहता। कंफर्टेबल विद सराउंडिंग इन्वायरमेंट, जो आसपास का माहौल है उसमें वो कंफर्टेबल है। फ्री फ्रॉम टेंशन ड्यू टू रूटीन इवेंट, जो रूटीन के इवेंट है उसे लेके वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। इंडिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग, जो वेल एडजस्टेड पर्सन है वो डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सकता है। इमोशनली बैलेंस्ड होता है, मतलब ऐसा नहीं कि इमोशन बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा नहीं है कि हावी हो जाए, मतलब एक बैलेंस है। मैच्योरिटी इन थिंकिंग, थिंकिंग में मैच्योरिटी रहेगी। रेस्पेक्ट सेल्फ एंड अदर, अपनी भी इज्जत करनी है दूसरों को भी देनी है। एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल वैल्यू, गोल्स एंड द सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ। सोशल एडजस्टमेंट मतलब सोसाइटी में रहना। सोशल एडजस्टमेंट रेफर टू एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स, मतलब इसमें सोसाइटी में रहना, सोसाइटी का मतलब है कि लोगों के आसपास रहना, उसमें अच्छे से इफेक्टिवली विद अदर्स एंड अडॉप्ट टू द एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स ऑफ देयर सोशल इन्वायरमेंट, जो भी उसका रोल है उसे अच्छे से निभाना, जो एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी उसे पूरा करना। सोशल एडजस्टमेंट मतलब सोसाइटी में हम इस तरह से रहना कि हम भी ढंग से रह सकें और हमारे आसपास वाले भी ठीक से रह सकें, और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है हमारा रोल जो है वो अच्छे से पूरा कर सकें हम। इट इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल डेफिनेटली चाहिए। सोशल एडजस्टमेंट है, सोसाइटी में एडजस्टमेंट है, तो इंटरपर्सनल स्किल तो होनी चाहिए, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ एंड द कैपेसिटी टू नेविगेट सोशल सिचुएशन सक्सेसफुली। सोसाइटी में रहना है तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो डिस्टर्ब करेंगे, तो उससे आप बाहर आ सको। A socially well adjusted person is able to form positive relationship, cooperate with other and engage in a appropriate behavior within the context of their culture। अपने कल्चर के हिसाब से वो वेल एडजस्टेड पर्सन है सोसाइटी में। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाते सबके साथ कोऑपरेट करते हैं विद अदर, और जो बिहेवियर उससे उम्मीद है वो ही करते हैं कल्चर के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से। क्योंकि किसी कल्चर में कुछ किसी तरह से रहना है, किसी कल्चर में किस तरह से रहना है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही बिहेव करते हैं। सोशल एडजस्टमेंट इज ए डायनेमिक प्रोसेस दैट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, ये चलता रहता है हम पूरी लाइफ। एज इंडिविजुअल्स इनकाउंटर न्यू सोशल चेंज एंड कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि दुनिया में चेंजेस हो रहे हैं तो सोसाइटी में भी चेंज हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहना पड़ता है सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड एडवाइस टू इंडिविजुअल्स फेसिंग पर्सनल, सोशल एंड एकेडमिक चैलेंज। मतलब गाइडेंस किसी देना और काउंसलिंग किसकी करनी पड़ेगी, जैसे कोई दिक्कत होगी पर्सनल लेवल पे, सोशल लेवल पे या एकेडमिक लेवल पे। द गोल इज़ टू इन्हांस वेलबींग एंड प्रमोट पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। इसका गोल क्या है, जो वेलबींग है उसे बढ़ाना और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना। गाइडेंस और काउंसलिंग किस लिए की जाती है कि जो इंसान है सामने वाला वो दिक्कत में है, कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, मेंटल लेवल पे या साइकोलॉजिकल लेवल पे या सोशल लेवल पे या इमोशनल लेवल पे, तो उसे वहाँ से निकालना। गाइडेंस इज एन असिस्टेंस मेड अवेलेबल बाई ए कम्पिटेंट काउंसलर। गाइडेंस देने वाला है काउंसलर, और काउंसलर होना चाहिए ठीक ठाक, टू एन इंडिविजुअल ऑफ एनी एज टू हेल्प हिम डायरेक्ट हिज ओन लाइफ, डेवलप हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू। किस तरह से गाइडेंस करना है, जो इंसान सामने वाला है वो खुद की लाइफ का चार्ज ले सके, डिसीजन ले सके, अपने खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखे, खुद की डिसीजन ले और कैरी हिज ओन बर्डन। मतलब गाइडेंस और काउंसलिंग इसलिए की जाती है, अगर कोई थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो उसे इस तरह से करना कि वो सोसाइटी में खुद का डिसीजन खुद ले, खुद का ध्यान खुद रखे, खुद की वेलबींग पे फोकस करे। गाइडेंस इज ब्रॉडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोर एक्सटर्नल, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है गाइडेंस। गाइडेंस इज मेनली प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल, बचाना और डेवलप करने फोकस है। गाइडेंस इज जनरली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम। जनरली गाइडेंस किसके लिए होता है, एजुकेशन या कैरियर से रिलेटेड दिक्कतों के लिए। अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर, काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग इज अ सीरीज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट
with the individual, which aims to offer him assistance in changing his attitude and behavior. ये अगर बात गाइडेंस से नहीं बन रही है तो उसकी नेक्स्ट सीजन है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग की जाती है किसके लिए? एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, क्योंकि दिक्कत थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। गुड काउंसलर की क्या क्वालिटीज़ हैं? एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, मतलब वो अच्छे से बात को सुने, और बातों को सुनेगा तो जो पेशेंट है वो अपनी बात अच्छे से कह पाएगा। तो एक्टिव लिसनर वो होना चाहिए, लिसनिंग कैपेसिटी उसकी सही होनी चाहिए। कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन एक लिमिट में होना चाहिए, उसे अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है। काउंसलर को ऑब्जर्वेंट होना चाहिए। देखो, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो आप पेशेंट के साथ जो मेंटली डिस्टर्ब है, तो आपको उसका बिहेवियर भी ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जर्वेंट भी वो अच्छा होना चाहिए। एम्पैथी मतलब काउंसलर ऐसा होगा जो दूसरे की फीलिंग को समझ सके कि वो किस मेंटल स्टेट में है। पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी पेशेंट आसानी से तो सब चीज़ नहीं बताएगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। नॉन जजमेंटल होना चाहिए, पेशेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसे जज किया जा रहा है कि मैं तुम इतने बुरे हो, तुमने ये काम किए हैं। इसके लिए वो काउंसलिंग में नहीं आया है, काउंसलिंग में उसे गिल्टी फील नहीं कराना है। तो नॉन जजमेंटल होना चाहिए काउंसलर। ट्रस्ट होना चाहिए, काउंसलर शुड बी एबल टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट विद पेशेंट और काउंसलर का रिलेशन डॉक्टर और पेशेंट के जैसा ही है। तो उसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता है काउंसलर को जो किसी और को नहीं पता। तो ट्रस्ट अगर उनके बीच में होगा तो वो अच्छे से बात कर पाएंगे, नहीं तो फिर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, काउंसलर का अगर एक मेथड काम नहीं कर पा रहा है तो वो दूसरे मेथड अप्लाई करे, तो इस तरह से वो मेथड चेंज कर सकता है ट्रीटमेंट के लिए। एथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, काउंसलर शुड एडहियर टू एथिकल गाइडलाइन एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ये मस्ट है कि उसे पेशेंट का फ़ायदा नहीं उठाना है, तो एथिकल गाइडलाइन को फॉलो करना है और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में बने रहना है। रोल ऑफ नर्स इन मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ। तो नर्स का क्या रोल है? नर्सेज एक्सेस पेशेंट मेंटल है बाई इवेलुएटिंग देयर इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। देखो, नर्स पहले ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है और वो असिस्ट भी करते हैं सभी को, मतलब डॉक्टर्स को या काउंसलर को। तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो इमोशनल सपोर्ट दे सकें। नर्सेज प्रोवाइड एजुकेशन ऑन मेंटल हेल्थ, जो भी मेंटल हेल्थ इशू हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, वो सारी चीज़ें वो पेशेंट को अच्छे से बता सकें, एजुकेट कर सकें। नर्सेज प्रोवाइड इमीडिएट केयर एंड कोलैबोरेट विद द हेल्थ केयर टीम। नर्स जो है उस हेल्थ केयर सिस्टम का अब एक अभिन्न अंग है, उसके बिना नहीं हो सकता काम, तो इमीडिएट केयर में उनका रोल रहता है। नर्स एडमिनिस्टर एंड मॉनिटर साइको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट रिजाइम, कि कब कब ट्रीटमेंट होना है, कब कब आना है, तो ये सब चीज़ें वो मेंटेन करेंगे।